नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। हमको पहले से एक मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक चार्ज पार्टिकल को उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहे हैं। मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये है जेड एक्सिस। जेड एक्सिस एक्चुअल में बोर्ड के परपेंडिकुलर होगी ऐसे, ये एक्स है, ये वाई है और जेड किधर होगा, इधर होगा, लेकिन बोर्ड पे उसको ऐसे ही दिखाते हैं। अब एक चार्ज पार्टिकल है जिसपे चार्ज है क्यू और ये वी वेलोसिटी से एक्स एक्सिस से थीटा एंगल के ऊपर मूव कर रहा है, लेकिन कौन से प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में। एक्स जेड प्लेन कौन सा होगा, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस को मिलाने वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन। जैसे ये एक्स है, ऊपर क्या होगी वाई और इधर क्या होगी जेड, तो ये ऐसे जा रहा होगा चार्ज पार्टिकल, हॉरिजॉन्टल प्लेन में जा रहा है और एक्स एक्सिस से इसका एंगल कितना है, थीटा। ये हमने यहाँ पे दिखा रखा है। यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है जो एक्स एक्सिस के अलोंग है। कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो ये जो वेलोसिटी है ये किधर है, ये एक्स जेड प्लेन में है और एक्स एक्सिस से थीटा एंगल के ऊपर है। अब जैसे ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर करेगा और मूव कर रहा होगा तो इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। पहली बात तो ये कि इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगने का रीजन क्या है, क्यों लगेगा इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स। तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगने का रीजन ये है कि जैसे ही चार्ज मूव करेगा तो ये कुछ करंट प्रोड्यूस करेगा। मूविंग चार्ज क्या करता है, करंट प्रोड्यूस करता है और उस करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। अब दो मैग्नेटिक फील्ड जब एक जगह होंगे तो एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। एक तो पहले से है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और एक ये चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है। अगर ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता या इस पार्टिकल पे कोई चार्ज ही नहीं होता तो इसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। इस पे इसलिए मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है क्योंकि इस पे चार्ज है और ये मूव कर रहा है। मूव करते टाइम पे ये करंट प्रोड्यूस करेगा, उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगाएगा। जैसे दो मैग्नेट पास पास होती है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती है, वैसे ही यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे, एक तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड ये चार्ज पार्टिकल खुद प्रोड्यूस कर रहा होगा, इसलिए इसके ऊपर फोर्स लगता है। ठीक है, अब हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि इस चार्ज पार्टिकल पे जो भी मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा वो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला बनाना है। पहली चीज जिसके ऊपर इस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स डिपेंड करेगा वो है इस चार्ज की वैल्यू, मतलब इस पे चार्ज कितना है। कैसे, अगर इस पार्टिकल पे चार्ज ज्यादा होगा तो जब ये मूव कर रहा होगा तो ये ज्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू Q बाई टी। द फ्लो रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो अगर इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा, चार्ज के बढ़ने से क्या बढ़ जाएगा, करंट, और करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, है ना। तो करंट के इंक्रीज होने से क्या बढ़ रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है जो ये खुद प्रोड्यूस कर रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। और अगर ये ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगा। समझ में आई ये बात। अगर ये कम करंट और कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर कम फोर्स लगाता है, लेकिन अगर ये ज्यादा करंट और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, अगर मूव करते टाइम पे ज्यादा करंट और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो इस पे लगने वाला फोर्स भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमको ये बात समझ में आई कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इस चार्ज की वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब इस पे चार्ज कितना है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर चार्ज ज्यादा होगा तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगेगा और चार्ज की वैल्यू अगर कम है तो इस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स भी कम लगेगा। ये चीज क्लियर है एकदम। दूसरी बात जिसके ऊपर ये मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करेगा वो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड होता ही नहीं तो क्या इस चार्ज पार्टिकल पे कोई भी फोर्स लगता, नहीं। इस पे फोर्स कौन लगा रहा है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है, और ये जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर लगेगा। इसका मतलब जो इस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स है वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा। ये चीज क्लियर है एकदम, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात जिसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करेगा वो है वेलोसिटी और ये एंगल थीटा। इसको समझने के लिए मैं इस वेलोसिटी के कंपोनेंट कर रहा हूं। इस वेलोसिटी का थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट एक तो इधर ले लेते हैं, ये तो होगा v cos थीटा, और दूसरा वाला कंपोनेंट जेड एक्सिस के अलोंग लेंगे, यानी कि इधर दिखाएंगे उसको, ये होगा v sin थीटा। दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमने कर लिए। चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी एक्चुअल में इधर है तो इसका एक कंपोनेंट तो एक्स एक्सिस के अलोंग चला गया और एक
जेड एक्सिस के अलोंग आ गया। एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है वी कॉस थीटा और जेड एक्सिस के अलोंग कितना है, वी साइन थीटा है। ये चीज समझ में आ गई। ये जो वेलोसिटी है ये इधर है, इस वेलोसिटी के अगर आप कंपोनेंट करोगे तो थीटा से जुड़ा हुआ एक कंपोनेंट तो इधर जाएगा, वो होगा कॉस। थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट कौन होता है हमेशा, कॉस, और दूसरे वाला कंपोनेंट हमेशा साइन होता है। ये तो ऐसा है ना ये वेलोसिटी, तो इसके कंपोनेंट एक तो इधर होगा और एक इधर होगा, ऐसा करने। ठीक है, तो v cos थीटा और v sin थीटा ये दो कंपोनेंट हमने कर लिए। अब हमको ये चेक करना है कि इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, उसके लिए इनमें से कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, किसकी वजह से वो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो इसको समझने के लिए एक अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम एक चार्ज पार्टिकल को मूव करके देखते हैं। मान लो कि ये कोई चार्ज पार्टिकल है, इसको v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थ्रो किया। हमने देखा कि जैसे ये v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है तो ना तो इसकी स्पीड चेंज हो रही है ना इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसका मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगा रहा, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फोर्स लगता तो या तो इसकी डायरेक्शन चेंज होती या फिर इसकी स्पीड कम ज्यादा होती, कुछ भी नहीं हो रहा। ये तो जैसे चला था वैसे चलता जा रहा है उसी स्पीड से। इसका मतलब इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जीरो है। कब, जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। थीटा इक्वल टू जीरो लिख देता हूं इसको, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, वेलोसिटी की भी और मैग्नेटिक फील्ड की, तो इसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। फिर हमने उल्टा करके देखा, चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट थ्रो करके देखा, यानी कि थीटा ले लिया 180 डिग्री, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री। अभी भी हमने देखा कि चार्ज पार्टिकल पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगा। ऐसा क्यों हो रहा है, दोनों कंडीशन में मैग्नेटिक फोर्स जीरो क्यों आ रहा है। क्या ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा, कर रहा है, लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसको अफेक्ट नहीं कर पा रहा। इसको एक एग्जांपल से समझो। जैसे मान लो कि दो मैग्नेट्स हैं अपने पास में, इन दोनों मैग्नेट्स को आपने पास पास रखा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, है ना। अब मैंने क्या किया, पहली जो मैग्नेट है उसको तो एज इट इज रखा और दूसरी जो मैग्नेट है उसको उठा के यहाँ पे परपेंडिकुलर इसके ऊपर अरेंज कर दिया। क्या अब भी इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, अब नहीं लगेगा, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर अरेंज है और इनके जो मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के जो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से वो एक दूसरे से इंटरेक्शन ही नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहे। यहाँ पे जो इंटरेक्शन है वो मैक्सिमम है। इस तरीके से ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे ना वो आपस में एक दूसरे से मैक्सिमम इंटरेक्शन कर पा रहा है, तो इस केस में मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, लेकिन इसमें जीरो फोर्स लगेगा। तो क्या मैग्नेट्स का रिलेटिव प्लेसमेंट क्या है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में उनको कैसे रखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ जी, इंपॉर्टेंट चीज है, उसी से ये डिसाइड होता है कि कितना मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर लगेगा। तो जैसे यहाँ पे दोनों मैग्नेट्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखा तो उनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगा। क्यों, क्योंकि दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड हैं, दोनों मैग्नेट्स के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे। उसी तरीके से जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट नहीं कर पाता और इसकी वजह से उसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। ठीक है, लेकिन अगर इस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर थ्रो किया जाए, मतलब थीटा कितना हो 90 डिग्री, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो फोर्स लगता है वो मैक्सिमम लगता है। मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स इस पे लगेगा, जितना भी लग सकता है उसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। अब आप सोच के बताओ, मान लो इस चार्ज पार्टिकल के पास में दो वेलोसिटी हैं, एक तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में v cos थीटा और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में v sin थीटा। तो इस चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसके लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी, v sin थीटा या v cos थीटा। v cos थीटा वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, इसलिए इसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नहीं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। और ये वाली जो वेलोसिटी है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो इस चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो कौन सा है, v sin थीटा है। तो हम लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा। आया समझ में। अब ये तीनों जो स्टेटमेंट है इन तीनों को मिला के एक साथ लिख दो, ये तीनों फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम लिखेंगे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QVB sin थीटा। ये तीनों ही चीजें क्या है, F के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो तीनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा QEB sin थीटा।
जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाया जाता है तो इसकी जगह क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पे एसआई सिस्टम के अंदर, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसको एसआई सिस्टम बोलते हैं, उस सिस्टम के अंदर यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू 1 होती है। इसलिए हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू क्यू वी बी साइन थीटा, जिसका मतलब होगा क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये अपने पास में मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बन गया। और इसी फॉर्मूले को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, देखो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है इसको, यहां पे क्या आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है, फॉर्मूले के अंदर क्या आ रहा है, साइन थीटा। अब आपको पता है कि जब भी हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तब तो आता है cos थीटा, जैसे a डॉट बी क्या होता है, ए बी cos थीटा। और जब भी हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा क्या आता है, साइन थीटा आता है। a क्रॉस बी क्या होगा, ए बी साइन थीटा के बराबर होगा। ये चीज क्लियर है एकदम। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि साइन थीटा है इसलिए मुझे क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है इस फॉर्मूले को। तो मैं लिखूंगा F इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। क्या लिखेंगे, Q इंटू वी क्रॉस बी लिखेंगे। तो ये आ गया अपने पास में मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म के अंदर। वेक्टर फॉर्म में लिखने से फायदा क्या है, हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। कैसे, देखो फॉर्मूला क्या बोल रहा है, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, जो v क्रॉस b की डायरेक्शन है। भाई q तो क्या है, यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है, जो v क्रॉस b की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन मानी जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन मानी जाएगी। v क्रॉस b की डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है, एक्चुअल में तो इधर है ना, ऐसे दिखा रखा है, एक्चुअल में इधर है वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड वाले प्लेन में है, तो वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है बोर्ड वाले प्लेन में। ये है वेलोसिटी, ये है मैग्नेटिक फील्ड, और आपको क्या करना है, v क्रॉस b करना है। v क्रॉस b यानी कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। जब भी हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं इसके लिए राइट हैंड स्क्रू रूल यूज होता है, और उसके लिए हम राइट हैंड को फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं पहले तो, और फिर सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमाते हैं। तो उससे थंब आपको क्रॉस प्रोडक्ट से जो डायरेक्शन आएगी ना वो डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, जैसे ये है वेक्टर v, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये v है, ये b है, और मुझे करना क्या है, v क्रॉस b करना है। तो मैं v की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को रखूंगा सीधा, राइट हैंड को सीधा किधर रखना है, पहले वेक्टर की डायरेक्शन में, और फिर दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स घूमनी चाहिए, इस तरीके से रखना है। हाथ को मैं ऐसे भी रख सकता हूं लेकिन इससे तो उल्टा घूमेगा हाथ, तो आपको हाथ को इस तरीके से रखना है कि फिंगर्स फर्स्ट वेक्टर की टिप से सेकंड वेक्टर की टिप की तरफ जाएं, मतलब v से b की तरफ जानी चाहिए, तो ऐसे रखना पड़ेगा। तो थंब किधर गया, ऊपर की तरफ गया, यानी कि जो v क्रॉस b की डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ होगी। और v क्रॉस b की डायरेक्शन किसको बता रही है, फोर्स की डायरेक्शन को। इसका मतलब जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हो गई। यहाँ पे एक चीज और याद रखने वाली है कि अगर ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होगा, जैसे ये तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो। अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, मतलब उस पर चार्ज नेगेटिव है, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। और कोई भी वेक्टर हो उसके आगे माइनस लगने का मतलब क्या होता है, उसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाती है। तो अभी v क्रॉस b की डायरेक्शन किधर आई थी, अभी v क्रॉस b की डायरेक्शन आई ऊपर की तरफ, तो इसका उल्टा लेना है। फिर उल्टा मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिर फोर्स की डायरेक्शन मानी जाएगी। जैसे अगर ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स लगेगा पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, और अगर ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स किधर लगेगा, माइनस वाई एक्सिस की तरफ लगेगा। आया समझ में, क्लियर है एकदम। इस तरीके से आपको फोर्स की डायरेक्शन पता करनी है। तो दो तरीके से हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हमें चार्ज की वैल्यू दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल दे रखा है, तो ये फॉर्मूला चिपका देना। और अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ये वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप की टर्म्स में दे रखे हैं, तो उस कंडीशन में इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, और क्रॉस प्रोडक्ट से जो भी आपको आंसर मिलेगा फिर उसको q से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके आपको फोर्स मिलेगा वेक्टर फॉर्म के अंदर। आया समझ में, क्लियर है एकदम।